नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लू हिल वाले विला पर। अब तक आप लोगों ने सुना कि हर्षवर्धन और अनाया अपने बंगलों के पास वाले बंगलों में जाते हैं, जहां पर उसके मॉम डैड रहते थे, और अनाया स्पेशल लड्डू देकर खुशी हो जाती है। तभी हर्षवर्धन गंभीर आवाज में बोला, मॉम, इसे आपने बताया नहीं, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? ये सुनकर सीमा रावत थोड़ी चिंतित आवाज में बोली, वह बेटा मैं आज तुम्हारी दादी माँ से मिलने गई थी और पायल वहीं पर थी। ये सुनकर हर्षवर्धन की आंखें छोटी हो गई, जैसे पूछना चाहता हो कि उसका पूरा परिवार घर से निकाल दिया गया है तो फिर यह वापस क्यों आए हैं। तो सीमा रावत थोड़ी चिंतित आवाज में बोली, दरअसल पायल कुछ वक्त से बाहर रह रही थी, लेकिन 2 दिन पहले उसके साथ कुछ लोगों ने बदतमीजी की। वह बहुत मुश्किल से उन लोगों से बचकर भागी थी। तब से वह डरी हुई थी और उसके बाद वह सीधे ही रावत मेंशन चली गई और उसने तुम्हारी दादी माँ से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, तो दादी माँ ने उसे वहाँ रख लिया। और जब मैं वहाँ पर उनसे मिलने गई तो पायल ने रिक्वेस्ट की वह कुछ वक्त हमारे साथ रुकना चाहती है, तो मैंने हामी भर दी। ये सुनकर हर्षवर्धन की आंखें कठोर हो गई। अनाया का चेहरे का भाव भी कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन वह दोनों कुछ नहीं बोले। तभी पायल मुस्कुराते हुए बोली, हर्षवर्धन भाई, काफी वक्त हो गया आपसे मिले हुए। मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रही थी, इसलिए मैं यहीं पर आ गई आप लोगों से मिलने के लिए। लेकिन हर्षवर्धन उसे कोई जवाब नहीं देता। उसके चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन पायल हार नहीं मानती। वह न चाहते हुए भी अनाया को ग्रिट करके बोली, वैसे भाभी, आपसे मिले हुए भी काफी वक्त हो गया, आपसे मिलकर अच्छा लगा और कांग्रेचुलेशंस आपकी प्रेगनेंसी के लिए। ये कहते हुए उसके चेहरे पर भले मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में नफरत थी, और यह चीज भला अनाया और हर्षवर्धन की पारखी नजरों से कैसे नहीं बच पाती। तभी सीमा रावत मुस्कुराते हुए बोली, वैसे तुम भी काफी प्यारी बच्ची हो और तुम भी बुआ बन जाओगी। ये कहते हुए सीमा रावत के चेहरे पर काफी प्यारी मुस्कान थी और उसने पायल की खतरनाक नजरों को भी नहीं देखा था, इसलिए उसकी नजरों में तो पायल अभी भी भोली भाली लड़की थी। अनाया और हर्षवर्धन ने कुछ नहीं बोला और अपने विला की ओर चले जाते हैं। वैसे तो सीमा रावत उन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन वह ज्यादा कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसे भी पता था कि पायल का यहाँ आना हर्षवर्धन को पसंद नहीं आया। लेकिन वह पायल को ऐसे छोड़ भी नहीं सकती थी। उसके माँ बाप और भाई ने चाहे कुछ भी क्यों ना किया हो, लेकिन पायल इनोसेंट थी, और कम से कम उनकी नज़रों में तो पायल की रेपुटेशन इतनी भी बुरी नहीं थी। हालांकि वह थोड़ी घमंडी और मुंहफट थी, लेकिन उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया था। वह ऐसा ही सोचती थी, इसीलिए वह ज्यादा कुछ नहीं सोचती। और वो पायल को देखते हुए बोली, पायल, तुम भी जाओ अपने कमरे में और आराम करो। पायल भी तुरंत अंदर चली गई। जाते हुए पायल की आंखों में खतरनाक चमक थी। जैसे ही वह अंदर गई, उसने अपना फोन निकाला और किसी को फोन किया। सामने से एक औरत की आवाज आई, क्या तुमने काम कर दिया? ये सुनकर पायल नाराज आवाज में बोली, आपने तो कहा था वह अकेली है, आपने यह नहीं कहा था कि वह प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सामने से एक आश्चर्य से भरी हुई आवाज आई, क्या बकवास कर रही हो, वह कोई प्रेग्नेंट नहीं है। तो पायल बोली, मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, थोड़ी देर पहले ही वह मेरे सामने बैठी थी और मैंने साफ साफ देखा, उसका पेट निकला हुआ है। ये सुनकर सामने वाली इंसान बोली, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वह प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। अगर वह प्रेग्नेंट हुई तो उसे रास्ते से हटाना और मुश्किल हो जाएगा, कोई तरीका खोजो। ये सुनकर पायल गुस्से में बोली, मैं क्या तरीका खोजूं? मैंने कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे तो लगा था कि एक ही बार में मैं कामयाब हो जाऊंगी। ये सुनकर सामने वाली इंसान बोली, तुम्हें याद होना चाहिए कि मैं तुम्हें वापस क्यों लाई थी, इसलिए चुपचाप काम करो, वरना वहीं पर वापस फेंक कर आऊंगी जहां से मैंने तुम्हें निकाला था। ये सुनकर पायल डर गई और वह थोड़ी डरी हुई आवाज में बोली, चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई तरीका खोज लूंगी, आप बस मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। सामने वाली इंसान बोली, मेरे पास वक्त नहीं है, जितना कहा है इतना करो और जल्द से जल्द करो। इतना बोलकर वो फोन काट देती है। वही पायल भी थोड़ी चिंतित होकर अपनी जगह पर बैठ गई। अब वह सोच रही थी कि वह अनाया को कैसे रास्ते से हटाए। मेरे रीडर्स ने बिल्कुल सही समझा, यह कोई और नहीं पायल ही थी, जिसे अनाया को वह जगह देने की कोशिश की थी।
वहीं दूसरी ओर हर्षवर्धन और अनाया दूसरे विला के अंदर सोफे पर बैठे हुए थे। अनाया गंभीर आवाज में हर्षवर्धन से बोली, वैसे हर्ष आपको क्या लगता है पायल किस मकसद से यहाँ आए हैं? ये सुनकर हर्षवर्धन बोला, ये भी कोई कहने की बात है। वह कोई अच्छा काम करने के लिए तो बिल्कुल नहीं आए हैं। अनाया कुछ सोचते हुए बोली, वैसे हस्बैंड तुमने देखा था, उसने मुझे देखकर किस तरह से रिएक्ट किया, जैसे उसे यकीन न हो रहा हो कि मैं वहां कैसे पहुंच गई। लगता है अब हमें उस इंसान को खोजने की जरूरत नहीं है जिसने मुझे जहर दिया था। हर्षवर्धन भी उसकी बात में हामी भरते हुए बोला, ये बात तो है, बस हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हमने इस तरह से सोचा ही नहीं कि कोई मॉम डैड के बंगलों से भी इस तरफ आ सकता है। पायल भी वहीं से आए होगी। ये सुनकर अनाया बोली, लेकिन हमें पता तो करना ही पड़ेगा कि उसकी अगली चाल क्या है और वह यहाँ पर सिंपैथी का कार्ड खेलकर वापस क्यों आए हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है जो उसने कहानी बनाई है वह सही है। उसका चेहरा देखकर मैं कह सकती हूँ कि उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं की गई थी। जिस भी लड़की के साथ ऐसा हादसा होता है उसके चेहरे पर इतने आत्मविश्वासी और घमंडी भाव नहीं होते। हर्षवर्धन उसकी बात से एग्रीड सहमत करता था। ऊपर से अनाया मन ही मन बोली, वैसे भी उसे देखकर भी कोई कह सकता है कि वह पिछले कुछ महीनों से रात को फिजिकल एक्टिविटी कर रही है और खुद को सेटिस्फाई कर रही है। भला ऐसी लड़की के साथ कौन ही बदतमीजी करेगा? यही सोचकर वहना में सिर हिला देती है। तभी हर्षवर्धन बोला, वैसे बीवी जब तक वो यहाँ पर है तुम काफी सावधान रहना। अनाया भी बोली, तुम चिंता मत करो, मैं दोनों विला के बीच में भी कुछ गार्ड्स को नजर रखने के लिए कह दूंगा, आगे से कोई हादसा ना हो इसलिए। अनाया भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने हर्षवर्धन की बात मान ली। शॉपिंग मॉल में, यह मुंबई का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल था जो किसी छोटे सिटी की तरह था। 20 मंजिला यह मॉल दुनिया की हर नामी ब्रांड को अपने अंदर समेटा हुआ था। यहाँ पर अपनी हैसियत के हिसाब से वर्ग पड़े हुए थे। जहाँ पर सबसे मामूली वर्ग था आम पब्लिक के लिए, जहाँ पर आम पब्लिक अपने लिए चीजें खरीदते थे। उसके अलावा कुछ फ्लोर सिर्फ अमीर लोगों के लिए थे, क्योंकि वहाँ पर गुची, प्राडा, मालबान जैसी बहुत ज्यादा लग्जरियस ब्रांड थी जो दुनिया में अपना बहुत अच्छा खासा नाम बना चुकी थी। यहाँ तक कि उन सभी ब्रांडों की छोटी से छोटी मामूली चीज भी कुछ लाखों की आती थी। इसलिए उस फ्लोर पर आम पब्लिक बहुत कम ही जाती थी, या फिर कुछ सुखिया लड़कियां थी जो खुद को अमीर दिखाने के लिए उस फ्लोर पर जाती थी। इसके अलावा एक और एरिया था जहां पर जाने के लिए सिर्फ अमीर ही नहीं, एक क्लास होना जरूरी था, क्योंकि उस एरिया में एंट्री लेने के लिए भी आपके पास एक खास तरह का कार्ड और आपके अकाउंट में एक लिमिटेड धनराशि होनी जरूरी थी। ये था दुनिया की सबसे लग्जरियस एरिया, जहां पर पटेल फिलिप, रूबीनेकी, फियर ऑफ गॉड और पेपिलोन जैसी ब्रांड के शोरूम थे। इस मॉल के दूसरे फ्लोर पर खड़ी हुई दो लड़कियां फोन पर बातें करते हुए पूछ रही थी, अनाया तुम कहाँ रह गई? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यह कोई और नहीं जीविका खुराना और राधिका बंसल थी, जिन्होंने आज शॉपिंग का प्लान बनाया था। वैसे तो उनमें से किसी को आना नहीं था, लेकिन राधिका की जिद पर हर कोई साथ में शॉपिंग करने के लिए तैयार हो गया था। ऊपर से अनाया को भी कुछ चेंज की जरूरत थी। अनाया ने 2 घंटे पहले कहा था कि वह थोड़ी ही देर में निकल जाएगी, लेकिन अनाया अब तक मॉल नहीं पहुंची थी और वह दोनों नीचे की ज्यादातर शॉपिंग की एरिया पहले ही देख चुके थे। अब उन दोनों को चिड़चिड़ाहट हो रही थी, क्योंकि उन्हें कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। तभी पीछे से अनाया उन दोनों को देखते हुए बोली, अंडरस्कोप देखो मैं पहुंच गई। ये सुनकर उन दोनों ने ही पीछे देखा। राधिका तो इतनी एक्साइटेड हो गई कि वह दौड़ते हुए अनाया के पास गई और उसे गले लगाते हुए बोली, आखिर में आप आ ही गई। दीदी मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और जीविका भी उसे प्यार से गले लगा लेती है। हालांकि उन दोनों की उम्र में बस 2-3 साल का ही फर्क था, लेकिन अनाया की मैच्योरिटी कुछ ज्यादा ही थी, इसलिए हमेशा ही जीविका उसे रिस्पेक्ट देती थी। जीविका भी आगे आई और अनाया को गले लगाते हुए बोली, काफी वक्त हो गया अनाया तुमसे मिले हुए, तुम तो बस कभी कभार फोन पर बात करती हो, मिलती ही नहीं हो। ये सुनकर अनाया उसे देखते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरे पास वक्त नहीं था। पिछले कुछ वक्त से मैं कुछ ज्यादा ही बिजी थी। वैसे राधिका अनाया के बारे में ज्यादातर नहीं जानती थी, बस इतना जानती थी कि वह एक बहुत अच्छी चेस प्लेयर और पेंटर है। उसके अलावा उसे पता था कि उसका कुछ बिजनेस भी है। लेकिन जीविका अलग थी,
जीविका अनाया के बारे में बहुत कुछ और भी जानती थी। उसकी वजह था विक्की सहगल, क्योंकि पिछले काफी वक्त से विक्की और जीविका एक दूसरे को डेट कर रहे थे। वह दोनों ही एक अमीर परिवार से आते थे और उनके परिवार का बिजनेस काफी बड़ा था, इसीलिए वह बचपन से ही हाई सोसाइटी के बच्चों की शक्ल में रहे थे। और ऊपर से एक बार एक पार्टी में विक्की ने जीविका की मदद की थी कुछ लड़कों से बचने में। तब से ही उन दोनों को एक दूसरे की ओर अट्रैक्शन हो गया और धीमे धीमे करके उन दोनों के बीच नज़दीकी बढ़ी। और विक्की ने ही अनाया के बारे में बहुत सारी बातें जीविका को बताई थी। जीविका को पहले तो यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन धीमे धीमे करके उसे समझ आ गया कि हर्षवर्धन जैसे प्रभावशाली इंसान के लिए अनाया जैसी टैलेंटेड लड़की ही अच्छी लगती है। उन दोनों की जोड़ी परफेक्ट थी। वहीं अनाया उन दोनों को देखते हुए बोली, तुम दोनों तो 2 घंटे से मॉल में हो, तुम्हारी शॉपिंग बैग कहाँ पर है? इतना बोलकर वह आसपास देखने लगी पीछे, जहां पर उसके 2 गार्ड्स खड़े थे। वह दोनों ही अपने साथ 2 गार्ड्स लेकर आई थी। बाकी के गार्ड्स मॉल के बाहर थे। अनाया भी गार्ड की फौज के साथ आई थी, वह भी हर्षवर्धन के स्ट्रिक्ट ऑर्डर पर। यहाँ तक कि उसके पीछे अभी भी दोनों रोबोट खड़े थे। उसके साथ तो सेक्रेटरी बेला भी आना चाहती थी। अगर कोई इमरजेंसी हालात को उसे नहीं निपटाना होता तो वह भी अनाया के साथ ही रहती है। अनाया की बात सुनकर जीविका खुराना थोड़ी नाराज आवाज में बोली, अनाया इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये छोटी राधिका को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। ये सुनकर राधिका बंसल मुंह बिगाड़ते हुए बोली, जीविका दी आप मुझे अभी भी चिढ़ा रही है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो। ये सुनकर जीविका उसे घूरते हुए बोली, तारांकन तुम्हें पता भी है पिछले 2 घंटे में तुमने मुझे मॉल को कितने चक्कर कटवाए हैं। यहाँ तक कि तुम निचले एरिया में भी जाकर आ चुकी हो, जहाँ पर पहले तुम कभी नहीं जाती थी। तुम्हें लगता था वहाँ पर कोई तुम्हें अच्छी सी चीज मिल जाएगी। और रही बात लग्जरी ब्रांड की, तो हम अभी तक लग्जरी ब्रांड का आधा फ्लोर चेक कर चुके हैं और तुम्हें अभी भी कुछ पसंद नहीं आ रहा। उन दोनों की ऐसी हालत देखकर अनाया मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्को तुम दोनों ऐसी लग रही हो जैसे शॉपिंग करना कोई बहुत मुश्किल काम हो। हमें बस शॉपिंग करनी है, अगर पसंद नहीं आया तो हम वहां से निकल जाएंगे। चलो हम कुछ और लग्जरी ब्रांड देखते हैं, शायद राधिका को उसमें से कुछ पसंद आ जाए। ये सुनकर राधिका एक साइड आवाज में बोली, अनाया दी आप बेस्ट हो, आप मेरी बेस्ट दी हो। मुझे एक पार्टी गाउन चाहिए था और कुछ यूनिक से वेकेशन के लिए क्लॉथ चाहिए। मैंने अपने पापा को बहुत मुश्किल से मनाया था ट्रिप के लिए। मैंने हाथ पैर जोड़े अपने दोनों भाई से, तब जाकर मुझे ट्रिप की परमिशन मिली है। अब मुझे वहां पर सबसे प्यारा दिखाना है। वही उसकी बातें और एक्साइटमेंट देखकर अनाया को हंसी आ रही थी। वह उसका सर हल्के से सहलाते हुए बोली, चलो चलते हैं। क्योंकि अनाया को राधिका हमेशा ही ज्ञान जिंदल की तरह लगती थी, नटखट, चुलबुली और मौज मस्ती करने वाली। क्या पायल अनाया को मार पाएगी? किसने भेजा था उसे? और क्या होगा मॉल में कोई तमाशा? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।